साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अपनी कोशिश है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हम सॉल्व करें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपके सामने ऑप्शन है सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार, सी है आपके सामने स्मृति और डी है अवदान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती उसको अपन कहते हैं सीखने का पठार। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे गुणसूत्रों के जोड़ों की बात की गई है, तो आपके सामने ऑप्शन है ए 22, बी 23, सी 24 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। आपके सामने ऑप्शन है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, बी है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, सी है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 और डी है वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। आपको पता है कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र निकालना है उसका सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जिसे अपन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कह सकते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है हल, पहला ऑप्शन, बी है थॉर्नडाइक, सी है गार्टी और डी है स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्किनर ने। डी है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ए, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत और डी है अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिगम के सिद्धांत से, जिन्होंने सूझ सिद्धांत या इनसाइड थ्योरी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। ए केटल, बी जिसको आपको पता है कि क्रिस्टल थ्योरी, फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी भी अपन कहते हैं, बी है थॉर्नडाइक, सी है वर्नन और डी स्किनर। देखिए क्वेश्चन अपन कह सकते हैं काफ़ी इजी है, लेकिन निश्चित रूप से अगर इन 30 क्वेश्चन पूरे वीडियो को अगर आप देखोगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा, और यह सभी के स्तरों को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रेरणा की सीमा, बी है विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा और डी है ज्ञान की सीमा। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचने पर जरूर यूज़ करेगा। देखिए अधिगम के पठार का कारण कौन सा नहीं है, प्रेरणा की सीमा, बी है विद्यालय का असहयोग, सी है शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, डी है ज्ञान की सीमा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का जो असहयोग है वो अधिगम के पठार का कारण नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रेरणा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रेरणा की एक सीमा होती है, अगर उसकी उस सीमा से कम अगर अपन कह सकते विद्यार्थी को प्रेरणा मिले तो अधिगम का पठार का कारण हो सकती है। शारीरिक शरीर की भी अपनी एक सीमा होती है, प्रेरणा की भी एक सीमा होती है और ज्ञान की भी एक सीमा होती है, लेकिन विद्यालय की एक ऐसी कोई सीमा नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है ए समझ, बी अनुप्रयोग, सी सृजनात्मकता और डी है समस्या समाधान।
देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात अपन करें तो वैसे मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग किसी समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सृजनात्मकता है उसमें भी व्यक्ति के सामने समस्या ही होती है। तो यहाँ पे किसके सुधार हेतु किया जाए, बड़ी बात यह है कि किसके सुधार हेतु किया जाता है। अगर ये नहीं आता तो आप समस्या समाधान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किसके सुधार हेतु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अधिगम परिभाषा आपको पूछी गई अधिगम से संबंधित। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो आप ये इस परिभाषा को आपको अगर कोड से याद करना है, इसमें ए ऑप्शन आपके सामने गेट्स, बी है मार्गन और लैंगफील्ड है वैसे यहाँ पे, सी है स्किनर और डी है क्रॉनबेक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में ए, क्योंकि आप इसको इस रूप में याद रख सकते हैं। जो गेट्स को मतलब अपन कह सकते हैं, एक जो गेट होता है दरवाज़ा, उसको बनाने के लिए एक व्यक्ति को अनुभव और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से या उसके परिणाम से व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा किसकी आप हमेशा याद रखें, गेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। आप सबको पता है कि बुद्धि के सिद्धांत में एक जो डैनियल गोलमैन थे, और उन्होंने आपको पता है कि संवेगात्मक बुद्धि के बारे में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। और इससे पहले हालांकि इस शब्द की जो चर्चा है पीटर सैलोवी एवं मेहर ने की थी, लेकिन इस संवेगात्मक बुद्धि को अपन कह सकते हैं व्यवहारिक रूप देने या उसको आम जन तक चर्चा में लाने के लिए किसका श्रेय है, गोलमैन का। और इन्होंने अपन कह सकते हैं संवेगात्मक बुद्धि, जिसको अपन कह सकते हैं इमोशनल क्विकनेस, ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं भावनात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। और यहाँ ये जरूर ध्यान रखिए कि संवेगात्मक बुद्धि जो होती है उसमें आईक्यू भी सम्मिलित होता है। केवल आईक्यू जिसमें सम्मिलित होता है वो तो बुद्धि लब्धि होती है, या अपन जिसको मानसिक लब्धि कहते हैं, लेकिन जिसमें आईक्यू और ईक्यू दोनों सम्मिलित हो उसे अपन क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है वो आपको पता है टर्मन का दिया गया है, और यह परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, आपको पता है। पहले ऑप्शन है इसमें व्यक्तित्व, बी है पढ़ने की दक्षता, सी है बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए फिर से। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी है समान अवयवों का सिद्धांत, ठीक है, सी है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, और डी है सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें सबसे भिन्न है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है सी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। आपको बताइए अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो किसने दिया है, हल का। ये सिद्धांत है किसका है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ। हालांकि हल ने जो यहाँ पे जो सिद्धांत दिया था अधिगम में वो प्रबलक सिद्धांत था, और इसमें अपन कह सकते हैं जो बाकी के सिद्धांत अधिगम से जुड़े हुए हैं, एक तो चाहे ए ऑप्शन है समान अवयवों का जो सिद्धांत है अधिगम अंतरण से संबंधित, ये भी सामान्यीकरण अधिगम अंतरण से संबंधित है। या यूँ भी कह सकते हैं ये जो तीनों है अधिगम अंतरण के सिद्धांतों में आते हैं, जबकि ये अलग हटकर एक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो बिल्कुल साधारण है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपके सामने फ्राइड, बी है युंग, सी है मन, और डी है ऑलपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग। आपको पता हो कि व्यक्तित्व का जो तीसरा जो प्रकार था, व्यक्तित्व का जो तीसरा प्रकार अपन कह सकते हैं किसे कहते हैं, उभयमुखी को। व्यक्तित्व का तीसरा प्रकार कौन सा है, उभयमुखी जो प्रकार है वो किसने दिया। आपको ये तो पता है कि युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे। युंग ने व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए थे, 2 प्रकार बताए थे, लेकिन आज तक शायद ही आपको ये पता हो कि जो तीसरा प्रकार था जिसे अपन कह सकते हैं उभयमुखी, उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको चर्चा देती हूँ कि ये जो है 1942 में तीसरा प्रकार दिया गया था, और इसको देने वाले कौन थे, याकोर एवं नेमेन। इन्होंने ये जो तीसरा प्रकार दिया था जिसको अपन सामान्य कई बार पढ़ते हैं उभयमुखी,
जो तीसरा प्रकार किसने दिया है? याकोर एवं नेमे ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अभी मैंने बताया था याकोर एवं नेमेन ने जो तीसरा प्रकार बताया था उभयमुख का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? तो देखिए ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें 6 प्रकार उन्होंने बताए थे या 6 उद्देश्य अपन कह सकते हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। उनमें सबसे न्यूनतम स्तर की बात की गई है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे न्यूनतम स्तर है, ये बढ़ते क्रम में चलता है। सबसे पहले ज्ञान, उसके बाद में अवबोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। तो सबसे नीचे है ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं कारक? पहला ऑप्शन आपके सामने ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटर चलाना सीख रहा है, तो यह उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए है यहाँ पे क्षैतिज अधिगम अंतरण, बी है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, सी है द्विपार्श्विक अंतरण और डी है कोई भी अधिगम अंतरण का। तो देखिए क्षैतिज अंतरांग में तो समान स्तर चलता है, ठीक है, लेकिन ये अपन कह सकते हैं ऊपर का है, यूँ कह सकते हैं साइकिल चलाने के बाद में उच्च स्तर है मोटर बाइक चलाना। तो यहाँ पे एक इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। देखिए ऊर्ध्व अधिगम अंतरण में क्या होता है, एक तो अनुक्रमिक अंतरण भी होता है, इसमें जो प्रकार नहीं बताए। अनुक्रमिक अंतरण में अगला स्तर सीखने के लिए पहला स्तर सीखना जरूरी है। जैसे कोई भी बालक दौड़ करना चाहता है तो उसके लिए पहले चलना होगा, तो बिना चले वह दौड़ नहीं कर सकता। या यूँ कहें कि अनुक्रमिक अंतरण में जो अपन कह सकते हैं जोड़ बाकी या गुणा इनको किए बिना व्यक्ति भाग करना, डिवीजन करना नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे जो है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो वह बिना साइकिल के भी हालांकि मोटर बाइक चलाना सीख सकता है। तो अगर इस प्रकार का अगर आपको ऑप्शन दिया जाता है तो यहाँ पे होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ठीक है। यानी व्यक्ति ऊर्ध्व अंतरण में क्या होता है, अगले स्टेप और पिछले स्टेप के बिना भी जा सकता है, हालांकि पिछला स्टेप उसके लिए सहायक होता है। लेकिन जिसको साइकिल चलाना नहीं आता वो भी मोटर बाइक चलाना सीख सकता है, तो वो अंतरण कौन सा होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का कौन सा आपको देखना नियम, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर आपके सामने। मानसिक विकास, पहला ऑप्शन है ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बिल्कुल नहीं होगा। फिर है अनियमित विकास का नियम, तो ऐसा है ही नहीं नियम कि अनियमित विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें हालांकि ये कह सकते हैं उसकी जो गति है वो कभी धीमी कभी तेज रहती है। तो शारीरिक विकास में आप ये चीज़ जरूर देखते हैं उसकी जो गति है कभी धीमी और कभी द्रुत रहती है। और डी है कल्पना, तो ये भी मानसिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको बताइए कि तो एक तो द्रुतगमी जो है और एक धीरे उसकी गति उसका विकास होता है, तो दो प्रकार होता है, उनमें ये एक प्रकार हो गया द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत देखना है कि आपके सामने ए ऑप्शन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये आपको पता है अधिगम का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? अधिगम का सिद्धांत है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो किन्होंने दिया है? पावलोव ने दिया है। और फिर है निरंतर विकास का परस्पर सिद्धांत का परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये आपको पता है विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों विकास है। यहाँ पे पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है ए गैसेल, बी है हरलॉक, सी मेरेडिथ और डी है डगलस एंड हॉलैंड। इसका राइट आंसर हो जाता है गैसेल। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, गैसेल की परिभाषा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया? आपके सामने ऑप्शन है ड्रेवल, मैकडूगल, सी थॉर्नडाइक और डी है वुडवर्थ।
तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में आप सबको पता है कि मैकडूगल जाने जाते हैं, उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताए और उन्होंने बताया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध एक निश्चित संवेग से होता है। मूल प्रवृत्तियों के हम सामान्य रूप से अपन व्यक्ति के द्वारा संवेग उत्पन्न होने पर जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार को ही मनोविज्ञान की भाषा में अपन कहते हैं मूल प्रवृत्ति। तो संवेग उत्पन्न होने के बाद में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, उस व्यवहार को हम मूल प्रवृत्ति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान को अपन अटेंशन या ध्यान कर सकते हैं। किसी दूसरी वस्तु के अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये परिभाषा किसकी? आपके सामने ऑप्शन है, काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा, इसके अंतर्गत हो जाएगा डमविल। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो गए। अब आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? थार्नडाइक ने अधिगम के कुल 8 नियम बताए हैं और इनमें उनकी जो पुस्तक थी, आपको ध्यान रखना, एजुकेशन साइकोलॉजी, उस पुस्तक में अपने नियमों की चर्चा की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने अपने जो नियम 8 बताए थे, उनमें 3 मुख्य नियम बताए और बाकी के 5 जो नियम हैं वो गौण नियम बताए। तो उनमें आप सबको पता है कि पहला नियम आता है तत्परता का नियम, तो मुख्य नियमों में शामिल नहीं, आपको ये पूछा है। तो तत्परता का नियम भी शामिल है, अभ्यास का नियम भी और प्रभाव का भी नियम। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हो जाएगा सी। बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है वो थार्नडाइक का गौण नियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? आपके सामने ऑप्शन है, ए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, और सी है आर्मी अल्फा परीक्षण, डी है चित्रांकन परीक्षण। आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी साधारण मानसिक समूह योग्यता परीक्षण भी इसको कहते हैं। साधारण मानसिक समूह योग्यता जो परीक्षण है उसका प्रतिपादन किसने किया? डॉक्टर एस जालोटा ने। ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इसको जरूर याद रखें। ये जो चित्रांकन है जिसको अपन अव्यक्तांकन या अपन कह सकते हैं ड्रा ए मैन टेस्ट भी कह सकते हैं, ड्रा ए मैन टेस्ट, जो कि प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक, ये भी सही है। आपको पूछा कौन सा सही नहीं है? सीखने का क्रिया प्रसूति सिद्धांत, ये भी स्किनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का, लेकिन कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, जो उसमें डी सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वो है, आपको पता है किसका? कोहलर का। सीखने का समग्र सिद्धांत कोहलर का है। और उन्होंने अपने जो विचारधारा है, समग्र विचारधारा, उसमें कहा है कि जो समग्र है यानी अपन कह सकते हैं संपूर्ण रूप से व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करेगा तभी उसमें सूझ विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है क्रेसमर, बी है युंग, सी है कैनन और डी है स्प्रिंगर। तो देखिए जो क्रेसमर है उन्होंने शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की थी। युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और कैनन जो है इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की थी। इन्होंने 3 प्रकार क्या बताए हैं कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर। मुख्यतः आप ये जरूर याद रखें, कई जगह 7 प्रकार भी बता रहे हैं, कई जगह 3 प्रकार भी, लेकिन ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की जो चर्चा किसने की थी? कैनन ने की थी। और चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है या चिंतन या कल्पना शक्ति के आधार पर वो वर्गीकरण किसने किया? तो वो थार्नडाइक का भी वर्गीकरण है, जिसमें 3 प्रकार बताए थे, सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक। वो थार्नडाइक का वर्गीकरण है। थार्नडाइक ने अपन कह सकते हैं चिंतन या विचार के आधार पर या कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अब आगे डी जो है स्प्रिंगर, उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। उन्होंने कितने प्रकार बताए थे? 6 प्रकार बताए थे। क्रेचमर ने 4 प्रकार, युंग ने खुद ने, आप ध्यान रखना, 2 प्रकार प्लस 1 जो है बाद में बताया गया था।
तो ये क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धिगत द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धिगत द्विकारक सिद्धांत का भी आप सबको पता है, बुद्धिगत द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का। फिर है, इनमें से किसका नाम सृजनशास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सृजनशास्त्र के पिता, तो सृजनशास्त्र के पिता आपके सामने ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, बी गाल्टन, सी रॉस और डी है वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। सृजनात्मकता क्या है? मौलिक परिणामों, जिनको हम नवीन विचार भी कह सकते हैं, नवीनता। तो कुछ हटकर नया करना जो समाज स्वीकृत हो, उन परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। तो ये परिभाषा किसकी है? ए है कॉल एम्ब्रोस, बी है ड्रेवडन, सी है डिहॉन और डी है क्रो एवं क्रो। तो ध्यान रखिए ये परिभाषा क्रो एवं क्रो की है। और अंतिम क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्रोह की जो भावना है वो किससे संबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी पूर्व किशोरावस्था, डी है मध्य किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी, मध्य किशोरावस्था। विद्रोह की भावना जो है वो मध्य किशोरावस्था की महत्वपूर्ण पहचान है। मध्य किशोरावस्था अपन मान सकते हैं लगभग 14 से 16 वर्ष तक का जो समय है वो मध्य किशोरावस्था में अपन मान सकते हैं। तो विद्रोह की भावना के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य किशोरावस्था। ठीक है, तो ये आज की अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, और अपने कमेंट्स जरूर करें आपके कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।